पड़ेगा हमें। यस। सो जैसे हमने कल पूरा लिस्ट आउट कर दिया था जो भी टॉपिक्स हमें अभी करने वाले हैं, राइट? यस, गुड मॉर्निंग रिबा। सो उसी में आज हम लोग करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग, जो ऑलरेडी हमने कर लिया है। बिकॉज आई कुड एंटिसिपेट कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जो आज के डेट में है, जो ट्रेंडिंग है, दैट इज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा करके मैंने ऑलरेडी पूरा पूरा कवर कर लिया है। इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस यू विल नो, एंड आप पुराने नोट्स भी देखेंगे, इफ ऑल्सो दैट यू कैन डू, उसमें भी आपको पूरा मिल जाएगा। Okay, and I have even taken you through the differences between the organic farming and natural farming as well, right? लेकिन उन तीनों के differences में नहीं दिया, मैंने एक जगह पे नहीं दिया है। So वो मैंने टेबल फॉर्म कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद हमने प्रेसिशन फार्मिंग भी किया था, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग भी किया था, लेकिन प्रेसिशन फार्मिंग हमने इतना डिटेल में नहीं किया था। सो आज हम लोग वो करेंगे। एंड देन एक और टॉपिक था नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मतलब नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो सेंसर्स, नैनो पेस्टिसाइड्स, ये हमने नहीं किया था। दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन टुडेस क्लास, ठीक है। इससे क्या है, एक टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। वेयर डिड आई राइट इट? ओके, यस, ये एग्रोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कम अप विद दैट। कोई क्वेरीज है या कुछ क्वेश्चंस है? यस। ठीक है, कुछ पुराना नोट्स, कुछ नया नोट्स, ये यहाँ पे आपको दिखेगा आज के नोट्स में। सो डोंट गेट कंफ्यूज, मैं बताती जाऊंगी। आरटी मतलब क्या है नानू? कब तक आरटी हो जाएगा? आरटी मतलब आई एम स्टिल फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, कई जगह पे आई विल नॉट बी एबल टू गेट दैट शॉर्ट फॉर्म्स। यस, रिक्रूटमेंट टेस्ट, ओके। कब तक आरटी हो जाएगा, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। जिस तरह से बोर्ड टाइम ले रहा है हर चीज के लिए, दिस आई कांट से एनीथिंग ऑन दिस, आई एम रियली सॉरी। बाकी एग्जाम्स एटलीस्ट हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक क्या बोलते हैं, गेस ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसा एग्जाम है जो मुझे पहले बताया था कि सितंबर में होगा, अब सितंबर से हो, अगस्त में बोला था, फिर वो सितंबर आया, सितंबर के बाद उन्होंने बोला नवंबर है, और अभी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ही होगा। सो आई एम रियली सॉरी, मैं कोई गेस नहीं लेना चाहती एंड आपके कुछ क्या बोलते हैं, होप्स बढ़ाना नहीं चाहती। बट मोस्टली अभी फिर वही बोल रहे हैं, मार्च अप्रैल उस तरह से होना चाहिए करके। अगेन वी डोंट नो, वी हैव टू वेट। यस, सो ये हो गया हमारा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स का। ओके, होप इट इज क्लियर, आपको पूरा दिख रहा होगा। यस। यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड शुरू हो गया है। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है। ओके, सो ये हमारा नेचुरल ऑर्गेनिक प्रेसिशन फार्मिंग के एसोसिएटेड जो छोटा मोटा कंटेंट जो बच गया है, मतलब जो इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है बिना ये सिलेबस में, वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो उसमें सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वेयर ऑल दीज फॉल अंडर अंडर द फार्मिंग सिस्टम्स, बिकॉज वी हैव डन एन एक्सक्लूसिव चैप्टर कॉल्ड एज फार्मिंग सिस्टम्स, जिसमें हमने देखा था कि वर्ल्ड में कितने तरह के फार्मिंग सिस्टम्स हैं एंड आज के डेट में क्या क्या चल रहा है। एंड वी हैव आल्सो सीन इंडिया में कितने तरह के फार्मिंग सिस्टम से, एंड व्हाट आर द मेजर टाइप्स, एंड जो अभी वोग में है दैट वी हैव सीन। एंड वी हैव आल्सो सीन दैट देयर इज वन काइंड ऑफ फार्मिंग सिस्टम नोन एज ऑल्टरनेट फार्मिंग सिस्टम, जो आज के डेट में बहुत ही ज्यादा
व्हाट यूल से पिकअप कर रहा है, मतलब लोगों के बीच में जो उसका आइडियोलॉजीज एंड ऑल दैट, उसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। इसके अलावा एक और ऑल्टरनेट फार्मिंग सिस्टम है जो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल वाले में नहीं पड़ता है, बट विच इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द प्रेसिशन फार्मिंग। ठीक है, एंड ऑलरेडी हमने पुराने वाले क्लासेस में ये सभी कर लिया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल फार्मिंग, जो मसनोबु फुकुओ का एक ही इज अ जापानीज फार्मर एंड फिलोसोफर। जो नेचुरल फार्मिंग तो कई एजेस से चल रहा है, हिस्ट्री में हमारा जब फार्मिंग स्टार्ट हुआ था दैट वाज ऑल नेचुरल फार्मिंग ओनली, लेकिन उसको हम भूल गए थे owing to the kind of new technologies that have come up and all that, and हम लोग बिल्कुल कन्वेंशनल फार्मिंग में चले गए हैं। बट अगेन जापानीज फार्मर, जो इनका बुक है वन स्टॉ रेवोल्यूशन, उसमें फिर से उन्होंने इसको एक, इसमें एक बोलते हैं ना जान फूकना, उस तरह से किया था। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक इंडिया में फार्मर है जो सुभाष पालेकर जी है, उन्होंने ही हैज कम अप विद द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, सेइंग दैट नेचुरल फार्मिंग ऐसा नहीं है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही हो सकता है, नो, इट कैन बी टेकन अप एज कमर्शियल फार्मिंग ऑल्सो, रीपिंग वेरी गुड बेनिफिट्स। एंड उन्होंने लाइव अपने फार्म में इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को नो एक अच्छे से प्लानिंग के साथ अगर लेंगे, ओके, विदाउट एनी इनपुट, आउटसाइड इनपुट, यहाँ जीरो बजट इसलिए बोला जाता है कि इसमें हम लोग कोई अलग से इनपुट खरीद के नहीं डालते हैं। whatever the inputs that are available in the surrounding areas, that only will be collecting and utilizing in the फार्मिंग। ओके, दैट्स द रीजन इट्स आल्सो कॉल्ड एज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सिस्टम। ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। वी हैव आल्सो सीन द फीचर्स ऑफ द नेचुरल फार्मिंग, कि इसके क्या क्या फीचर्स है, जैसे कमर्शियल लेवल फार्मिंग कर सकते हैं। एंड इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि प्लांट्स गेट 98% ऑफ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सनलाइट। उसी के बेसिस पे हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। एंड सॉइल माइक्रो क्लाइमेट का कितना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो न्यूट्रिशन हम लोग अलग से कुछ दे नहीं रहे हैं, सो सॉइल का जो माइक्रो क्लाइमेट है, द फ्लोरा एंड फौना दैट इज सराउंडिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। सो दे फोकस मोर ऑन दैट। एंड देसी काउ, दैट इज अ कंट्री काउस, काउ डंग एंड काउ यूरिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट व्हेन इट कम्स टू द नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ cultures, biocultures are utilized in conducting this natural farming, that too from whatever the ingredients that we get from the desi cows। ठीक है, and इसमें multiple cropping is encouraged rather than single crop, because multiple cropping में क्या है, कई बार they help in providing or improving the soil fertility naturally, like your leguminous family crops etc, thereby अलग से कुछ inputs देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, now this is the most important slide for you to remember under natural farming। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपके जो, इफ यू लुक एट द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसमें 4 मेन पिलर्स आते हैं जिसके बिना इसको खड़ा नहीं कर पा सकते। ठीक है, एंड दैट इंक्लूड द जीवामृता, बीजामृता, आच्छादना एंड वापासा। ठीक है, नाउ बीजामृता क्या है, बीज प्लस अमृत, दैट इज द सीड्स जो यूज कर रहे हैं फॉर सीडिंग पर्पस, प्लस अमृत, उसी को अमृत मतलब किस तरह से हम लोग उसको अमृत दे सकते हैं, दैट इज एलिक्सिर। एंड दिस एलिक्सिर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड दैट कम्स फ्रॉम काउ डंग, काउ यूरिन एंड द सॉइल। दे मिक्स दीज थ्री, जैसे हम लोग नॉर्मली सीड्स को फंजीसाइड्स यूज करते हैं रादर देन द, ये तो जीरो बजट है, सो हमें जो लोकली अवेलेबल materials that only we have to utilize। Now this cow dung plus cow urine plus soil, when we mix it, that acts as a natural fungicide, and that would be coated onto the seeds। अच्छे से इसको हल्का सा कोट कर देते हैं, then they are shade dried and then the seeds are sown। so ये हो गया बीजामृता। नेक्स्ट आता है हमारा जीवामृता। अगेन एज वी हैव सेड, हम कोई इनपुट्स नहीं डालेंगे, राइट, बट बिना इनपुट्स के अगर हमें क्रॉप लेना है तो दैट हैज टू बी नेचुरली, उसको सॉइल से ही आना चाहिए। हाउ दैट कैन हैपन, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहा है, ओके, दैट हैज टू बी डिकम्पोज्ड, एंड वो
ह्यूमस बन जाता है, बट फॉर दैट ऑल्सो देर शुड बी सम पुश, राइट? वो पुश मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस जीवामृता। ओके, इसमें क्या है? वाटर, काउ डंग, काउ यूरिन, पल्स फ्लोर, जैगरी plus handful of soil, everything would be mixed and sprinkled on the crop and the soil where the crop is being raised. इससे क्या है? naturally वहां पे जो important what you'll say microorganisms hai, that would develop and increase in their population and will help again the crop. ठीक है, तीसरा आता है अच्छादना। नाउ हमें सॉइल कंजर्वेशन करना है यहाँ पे, मॉइस्चर कंजर्वेशन भी करना है, फॉर विच वी गो फॉर अच्छादना। मतलब यहाँ पे मल्चिंग, सिंपलर टर्म्स मल्चिंग, दैट कैन बी ए सॉइल मल्च, मतलब बार बार स्टिरिंग करना, या स्ट्रॉ मल्च, मतलब पुराना वाला क्रॉप को जो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, दैट कैन बी स्प्रेड आउट इन बिटवीन द रोज, सो दैट वो विन विन सिचुएशन। एक तो दैट विल हेल्प इन कंजर्विंग द मॉइस्चर, ठीक है, एंड दूसरा है स्लोली स्लोली द सेम स्ट्रॉ विल गेट डिसइंटीग्रेटेड, क्योंकि हम लोग जीवामृता भी डाल रहे हैं, एंड विल ऐड organic matter to the soil. इससे क्या होगा? again the nutrient holding capacity and the water holding capacity will increase, thereby it will help the plants to grow well. And fourth pillar आता है वापासा, that is we are not going to provide irrigation unscrupulously, ठीक है, will be providing only which is required, that is irrigation. So they will focus on the field capacity कितना है, and उसके बाद based on that they will calculate the MAD, maximum allowable depletion. Okay, based on that only irrigation would be given, and that too irrigation is always given either in the early mornings or in the evenings when the temperatures are low, so that maximum moisture can be utilized by the plants themselves rather than water getting wasted as evaporation. Excuse me. So ये everything they'll be taking care, so that जो natural है बस उसी में, okay, they'll not try to integrate so much technology or too much chemicals, nothing, zero, okay, but with the basic technology only they'll try to take up agriculture. That is what natural farming is all about, ठीक है। now ये एक multiple cropping, ये सुभाष पालेकर जी ने किया था अपने फार्म में, the same design I have given you here, ये भी हमने पहले ही डिस्कस किया था। सी एक तो उन्होंने बनाना वाला प्लांटेशंस लिया था, ठीक है, बनाना में ही हैज कम अप विथ रेड ग्राम, not much, okay, and after that he came up with moringa, seasonal pulses, chili, turmeric और ginger जहाँ पे आप देख रहे हो, and onion, garlic, leafy vegetables etc, all multiple cropping। and इससे क्या है, जो रेगुलर जो हमारे seasonal pulses है, red gram है, what they do is they try to provide or improve the soil fertility naturally, okay, and the rest the crops they slowly grow, and जो biomass ये generate करते हैं, the leaf sheds etc, that will again act as an organic manure, ठीक है। and anyways हम लोग अच्छा दाना भी provide कर रहे हैं जहाँ पे भी बीच में places है, okay, that will help again in improving the organic matter content, thereby improving the न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि जहां पे भी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली NHC nutrient holding capacity and WHC water holding capacity increases tremendously, ठीक है। so that will help, and these are the advantages of zero budget natural farming जो already हमने discuss किया था, don't want to get into that again। organic farming, this also we have done, what exactly is organic farming, so just give me a second। pertin no tillage operation is done, टिल्लेज ऑपरेशन नहीं होता है जनरली, यहाँ पे जीरो टिल्लेज होता है हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, यहाँ पे हमारा जीरो टिल्लेज होता है, जो प्रीवियस ईयर स्टबल्स में ही वो क्रॉप्स लेने की कोशिश करते हैं ना, for that also they not use any chemicals or something like we use in others, जैसे जीरो टिलेज में हम लोग क्या बोलते हैं, in order to remove the old stubbles we have to use herbicides, no, वो निकालने के लिए, या फिर weeds के लिए herbicides वो सब यूज करते हैं, बट यहाँ पे will not do anything, the farmer tries to go for normal weeding, manual weeding, and that also after that mulching, thereby to avoid any weed growth or further indulgence in the crop, ना कुछ और करने की जरूरत ना पड़े।
Yes, Martin. Hope I was able to answer your query. Okay, thank you. So ये हो गया हमारा. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये भी हमने डिस्कस किया है, उसके एडवांटेजेस क्या है. वी हैव आल्सो सीन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑल दिस जो सेकेंड बैच में है, डोंट वरी, जब हम लोग ये क्लासेस ले लूंगी मैं, सब आपको फिर से समझाऊंगी. बट अगेन यहाँ पे रिपीट करना कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कर लिया है. नया बैच है तो वो पूरा पूरा मैं फिर से पढ़ाऊंगी. ठीक है. एंड ये सारे इसके कंपोनेंट्स है. कंपोस्टिंग, क्रॉप रेसिड्यू यूटिलाइजेशन, आई हैव सेड दिस इज अ मस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा. बायोगैस का भी हमने किया था. बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, यहाँ से ज्यादा हमने इसको किया था. बायो फर्टिलाइजर्स हमने किया था सॉइल पीएमएन, प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन में. बायो पेस्टिसाइड्स का हमने किया था इन पैथोलॉजी में. ठीक है, ये वर्मी कंपोस्टिंग है. दिस ऑल्सो वी हैव डन, इफ यू रिमेंबर, ये हमने पूरा किया था. वी हैव इवन सीन द फेजेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, हाउ इट इज डन. ओके. एंड ये हो गया हमारा डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग. ये भी मैंने ऑलरेडी अर्लियर, मतलब जो पहले हमारा कोर्स हुआ था उसी में मैंने कंप्लीट कर दिया है. The one thing that I missed out here is the basic differences between the natural farming, organic farming and the conventional farming. Conventional farming क्या है? जो अभी चल रहा है with the usage of lot of fertilizers, pesticides and other technologies, जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में आता है. ठीक है. सो ये है बेसिक डिफरेंसेस. एंड इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने का है नहीं, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आप प्लीज एक एक, मतलब इसका डेफिनेशन का किस तरह से डिफरेंशिएटेड है, यूसेज ऑफ केमिकल्स, सीड्स यूज, ऑल दिस एक बार आप अच्छे से देख लीजिए. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कम, क्योंकि ऑलरेडी जो पढ़ाया है उसी से मैंने टेबल बनाया है. दिस अगेन इज फॉर योर कंफर्ट, कि आपको अगेन एंड अगेन वो नोट्स देखने की जरूरत ना पड़े. सिंगल स्लाइड में आपको यू विल गेट एवरीथिंग हियर. ठीक है. सो ये हो गया हमारा. ये भी हमने कर लिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इफ यू रिमेंबर. ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. ठीक है. एंड वी हैव सीन द सर्टिफिकेशन सिस्टम्स, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब ये पहले मुझे पता नहीं था कि ये सिलेबस में ऐड होगा, बट स्टिल ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग जैसे बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग हो गया है. बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टेकन यू थ्रू, एंड आपके लिए हेल्पफुल हो गया अभी. ठीक है. सो ये सर्टिफिकेशन, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, एक्सपोर्ट वेराइटीज, एक्सपोर्ट के लिए अलग सा सर्टिफिकेशन होता है, क्योंकि वी हैव टू मैच विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. एंड डोमेस्टिक एंड लोकल मार्केट्स के लिए अलग सा सर्टिफिकेशन होता है. ठीक है. यहाँ कोई इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इंडियन खुद के मार्केट में हम लोग कर रहे हैं. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट एंड बिलीफ सिस्टम मोस्टली. ठीक है. एंड हमने दोनों तरह का सर्टिफिकेशन मैंने क्लास में लिया था. प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी हमने देखा था बाय FSSAI, ये भी इंपॉर्टेंट है. कन्वर्जन पीरियड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वर्जन का किस तरह से कन्वर्जन होता है, एंड कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्म्स के लिए कितना टाइम लगता है कन्वर्जन के लिए, द कन्वर्जन पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अगर न्यूली एक्वायर्ड है तो एटलीस्ट 24 मंथ्स का तो रहता ही है, दैट इज सीजनल एंड एनुअल क्रॉप्स के लिए. पेरिनियल क्रॉप्स के लिए तो 3 years. ओके. सो ये जो टाइमलाइंस है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से इसमें कितना, कौन सा टाइमलाइन के हिसाब से इसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्म बोल सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करके डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है. ये भी हमने बहुत ही डिटेलली हमने किया था इन द अर्लियर क्लासेस. वी हैव आल्सो सीन द नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया. ठीक है. सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसिशन एग्रीकल्चर और फार्मिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिजिटल एग्रीकल्चर. दिस ऑल्सो वी हैव डन इन ए डिटेल्ड मैनर. इसमें एक चीज, मतलब द टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड लाइक योर GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, इसका हमने डिटेलली नहीं किया था. यहाँ पे एक बार देख लेंगे मेजरली GIS का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Now when we look at the geographic information systems, it is a computer based tool that captures, stores, analyzes and displays spatial of the geographical data. Now in simpler terms, it integrates the location where things are and descriptive information what things are. मतलब कहाँ पे है and वो exactly क्या है. Okay.
दैट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द जीआईएस। एंड इसमें भी अगेन जीपीएस का बहुत बड़ा हाथ है, कहाँ पे है पता करने के लिए, मतलब रूट ये सब दिखाने के लिए कि कहाँ पे वो है, ठीक है। Now it integrates spatial data from various sources to visualize, analyze and manage field variability. क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, we are talking in terms of agriculture. So we are more focused on the field, the soil, the crop, etc. Right? Field variability मतलब अगर 10 हेक्टेयर्स का है, मतलब एक हेक्टेयर में कुछ अलग सा टाइप का है, दूसरे हेक्टेयर में कुछ अलग सा टाइप का है, होता है। that will be able to understand based on this GIS. सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेस्ड ऑन दैट क्रॉप हेल्थ भी देख सकते हैं। अच्छा इतना बड़ा फील्ड है तो पता चला फार्मर यहाँ से एंट्री है उस फार्म का, इज नॉट एबल टू रीच टू दिस कॉर्नर एंड यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो रहा है, एंड दैट विल बी नो फोकसिंग, नो हाउ विल द फार्मर विल नो बेस्ड ऑन द GIS, दैट इज बेस्ड ऑन द वेरियस टूल्स दैट मैप। ओके पूरा मैपिंग करने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, एंड बेस्ड ऑन दैट ही कैन टेक करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। Applications include soil mapping like pH, texture, nutrient levels, erosion monitoring भी कर सकते हैं, and variable rate fertilizer application। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल द सेम एग्जांपल इफ वी टेक, यहाँ पे उसको दिख रहा है कि द जो वहाँ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दिख रहा है, एंड हियर द क्रॉप इज वेरी हेल्दी, सो अकॉर्डिंगली ही विल अंडरस्टैंड कि वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर यहाँ पे कम डालना है, यहाँ पे ज्यादा डालना है, ओके, रादर देन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, उससे क्या है वेस्टेज ज्यादा होगा, राइट। इसमें क्या है वो वेस्टेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस लाइक योर हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर्स उसमें होते हैं, जीपीएस डिवाइसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोकेशन चाहिए तो हमें रूट चाहिए, रूट कौन देगा हमें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दैट इज ए जीपीएस डिवाइसेस। स्कैनर्स, प्लॉटर्स, स्कैन करेंगे तो ही तो हमें पता चलेगा कि डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, राइट। लोकेशन तो हमें जीपीएस डिवाइस दे देगा, लेकिन उसका डिस्क्रिप्टिव स्कैनर्स प्लॉटर्स देंगे। एक्सक्यूज मी। उसके बाद कई तरह के सॉफ्टवेयर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ARC GIS, QGIS, नो एक्स नो, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने तैयार किया है। you need not go into so depth, just try to understand कि different kinds of software are used in running the GIS। and data, that is very very important, spatial data कहाँ, map coordinates etc, attribute data details उसका किस तरह का, that is in simpler terms, स्पेशल डाटा मतलब लोकेशन को वो करने, मतलब लोकेट करने का, एंड एट्रीब्यूट डाटा विल गिव अस द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, सिंपलर टर्म्स, ठीक है। people, yes, people are required to run these methods, they lot of procedures and techniques are used for the data analysis, because it's not that we are taking the data, usko analyze karna hai, based on that action has to be taken, राइट अब इसके पास डाटा आ गया है, ओके, लोकेशन आ गया है, उसका इमेज एवरीथिंग द पर्सन द फार्मर हैज गॉट, नाउ ही हैज टू एनालाइज, ओके, एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि दीज आर लाइटर इन कलर द प्लांट्स, ओके, स्टंटेड ग्रोथ एक्सेट्रा व्हेन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फील्ड, विद दैट ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके, this isn't healthy, there's some problem. Now what kind of problem, further he'll analyze, he'll see what kind of symptoms are visible. Achha, based on the symptoms, there is no insect visible, nothing, and it is not a disease based on the symptoms that has been analyzed. And जो भी symptoms है, stunted growth, yellowing, etc., he felt that nitrogen की कमी है, so he'll go with that application. Like that, analysis भी बहुत important है for corrective measures. And there are two major types of GIS data. One is a raster data जो pixel based होता है, मतलब picture, satellite images, photos वो होता है ना, pixel based है। वेक्टर डाटा जो पॉइंट्स, लाइंस, पॉलीगन बेस्ड, मतलब रोड कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है, उस तरह के मैपिंग आता है वेक्टर डाटा में। मतलब वेक्टर डाटा में मेजरली पोजिशनिंग होता है, ओके, जैसे हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्स, उस तरह से करते हैं ना मैथ्स में, उसी तरह से वेक्टर्स वाले में पोजिशनिंग दिखाता है। वही रास्टर में हमें इमेजेस दिखाता है, पूरा पूरा 3D इमेजेस टाइप का, 3D भी नहीं होता, यहाँ 2D भी ही होता है, डॉपलर में 3D आपको मिलेगा, ठीक है। सो हियर फंक्शंस इंक्लूड डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, मैपिंग एंड विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल एनालिसिस, एंड दिस विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, ओके, until and unless फार्मर को वो फोटोज मिले हैं, लोकेशन मिला है, he'll not be able to decide what to do, right? So they help a lot in decision making. And when we look at the applications of GIS in agriculture, for soil mapping it is used, मतलब किस तरह का soil है, fertility zones क्या है,
क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्रिसिशन फार्मिंग कर सकते हैं, मतलब प्रिसाइजली कहाँ पे कौन सा केमिकल डालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया है, नाउ बेस्ड ऑन द इमेजेस, बेस्ड ऑन द स्पेसेस, ही फाउंड दैट इस पार्ट, ये पार्ट में क्रॉप बहुत ही वीक है। सो प्रिसाइसली जो रेलेवेंट फर्टिलाइजर है या जो भी केमिकल है, दैट वुड बी पुट एक्सक्लूसिवली हियर ओनली rather than दिस एंटायर फील्ड। ओके, सो प्रेसिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पता चले यहाँ पे इस एरिया में ऐसा है कि जहाँ पे वीड ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ओके, सो हियर दे कैन टेक नेसेसरी एक्शन उस तरह से। लैंड यूज प्लानिंग, सेलेक्टिंग सुटेबल क्रॉप्स फॉर स्पेसिफिक रीजन, जब तक लैंड यूज का पता नहीं चलेगा किस तरह का है उसका स्लोप, किस तरह से है उसका एल्टीट्यूड, किस तरह से है, बेस्ड ऑन दैट ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप कैन बी ग्रोन। सो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इमेजेस ये सब टाइमली मिलते रहते हैं तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का वेदर कंडीशंस होने वाला है, अभी कुछ फ्लड आने वाला है या फिर कुछ हीट वेव्स आने वाले हैं, अकॉर्डिंगली केयर कैन बी टेकन। एग्जाम्पल लाइक FAO's फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एग्रो मैप्स, ग्लोबल क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन मैपिंग रहता है इनका। विद दिस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ पे कौन से क्रॉप्स आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, सीजन ऑन सीजन। दे विल बी एबल टू एनालाइज बेस्ड ऑन द सोइंग, अच्छा इस बार मेज का ज्यादा प्रोडक्शन होने वाला है या फिर राइस का होने वाला है, बेस्ड ऑन दिस मैप्स ओनली। भुवन जो इसरो का है, भुवन सॉफ्टवेयर इंडिया का है, इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडियन जियो पोर्टल फॉर लैंड एंड क्रॉप डाटा वो देता है। इसी के अंडर, भुवन के अंडर ही बहुत सारे और सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, जिसमें कई जगह पे तो फ्रूट्स का मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को एनालाइज करना, सीरियल क्रॉप्स का एनालाइज करना, वो सब है। ARC-GIS, now this is used for watershed and irrigation planning. Okay, ये GIS is specifically focusing on watershed and irrigation planning. ठीक है, एंड इसके एडवांटेजेस है, improves accuracy in agriculture planning, saves time and resources and ensures better decision making. वही लिमिटेशन है, हाई इनिशियल कॉस्ट, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है उसको इंस्टॉल करना मतलब थोड़ा महंगा है, एंड रिक्वायर स्किल मैन पावर, अगर इंस्टॉल कर भी दिया है, अगर टेक्नीशियंस नहीं है सही से, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर टू एनालाइज द डाटा। वो डाटा कैप्चर कर रहा है, जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, राइट। एंड डाटा एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन इनपुट क्वालिटी, किस तरह का आप इनपुट दे रहे हो, किस तरह के आप कमांड्स दे के आप डाटा मंगा रहे हो, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आज के डेट में मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, AI, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना है तो यू हैव टू गिव प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स। अगर आपने सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया है तो वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन देगा, उससे कोई यूज नहीं होगा। सो प्रॉपर प्रॉम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू यूटिलाइज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अ मैक्सिमम। से सिमिलर इज द केस विद द GIS एज वेल, जो अगर आपको सही डाटा चाहिए तो सही इनपुट भी देना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो लोकेशन के पास तक, वहां तक रूट दिखाना, इसको कैप्चर करना, दैट ऑल फोकस इज प्रोवाइडेड बाय दिस अंडर GIS। इट अलाउस एक्यूरेट फील्ड नेविगेशन, मतलब उसने ये तो बता दिया है ये लोकेशन है, अब नेविगेट कैसे करे वहां तक। एक ड्रोन फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने पता चला कि यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ है एक्सेट्रा, नाउ दे आर यूटिलाइजिंग द ड्रोन टू स्प्रे exclusive excuse me, just give me a second. As I said earlier also, my throat now almost 20 days से उसी तरह से, कितने भी मेडिकेशन लो। रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल, फार्मर को लगा कि एनालाइज वो सब डाटा करने के बाद ही फेल्ट दैट यहाँ पे एक्सक्लूसिव नाइट्रोजन का स्प्रेइंग करना पड़ेगा, ठीक है। टॉप ड्रेसिंग, ना स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर जो हम लोग स्प्रे करते हैं, इट्स कॉल्ड टॉप ड्रेसिंग। सो ये डिसाइड हो गया यहाँ पे करना है। नाउ द फार्मर हैज टू नेविगेट द ड्रोन, ड्रोन यूज कर रहा है वो, ठीक है। अब प्रेसिशन फार्मिंग है तो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो रहेगा ही, सो ड्रोन यूज करना है ना। हाउ विल ही नेविगेट दैट ड्रोन टू दिस साइट, देयर दिस GPS विल हेल्प द फार्मर, ठीक है। फील्ड नेविगेशन, मैपिंग रिसोर्स लोकेशन फॉर रियल टाइम ऑपरेशन लाइक ट्रैक्टर गाइडेंस, इनपुट प्लेसमेंट एंड सैंपल कलेक्शन, हर जगह पे ये बहुत यूज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमोट सेंसिंग। नाउ इट यूजेस मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस एंड सैटेलाइट डाटा टू
detect the crop stress, diseases, nutrient deficiencies and predict the yields. Same GPS का ही एक part है. And here the most commonly used remote sensing software for for agriculture, it is a NDVI, normalized difference vegetation index, to assess the plant vigor and the green content. Based on that, the farmer will be able to analyze the health of the crop, thereby he can take a decision. ठीक है. And majorly all these they help in precision agriculture, जहाँ पे site specific management can be taken. साइट स्पेसिफिक मतलब इसी साइट में प्रॉब्लम है तो यहीं पे हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेंगे. देयर बाय वी कैन रिड्यूस द wastage of inputs and take necessary action only in the place where there is problem. ठीक है. ओके, की एप्लीकेशंस ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट. नेक्स्ट आता है इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी. ये भी हमने बहुत डिटेलली डिस्कस किया है विद दिस इमेज, इफ यू रिमेंबर. श्री सिस्टम भी हमने किया है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. एंड इसमें दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से स्टेज में किस तरह का केयर लेना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. एंड दिस इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने गूगल से ही लिया है. When one of the reports they have come up with this very beautifully, they have given right from bottom, मतलब root से लेके grain filling तक क्या क्या advantages है of system of rice intensification. This also we have done, so I'm not going to go into this again. And this is all about the crop diversification. This also we have done in our class, so I'm not, again not going to go. मैं ये सब आपको आपका जो कंटेंट है रिफ्रेश करने के लिए दिखा रही हूँ. ठीक है. बाद में ये ना बोले कि आपने कवर नहीं किया है. along with that I have even taken you through modern farming systems, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में बहुत चल रहा है. ठीक है. We have seen the aeroponics, we have seen the hydroponics, we have seen the aquaponics, we have seen the plant tissue culture and the stages in that. कल्चर टेक्निक हमने देखा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें. फाइटो हार्मोन्स का रेशियो किस तरह से होना चाहिए, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. एंड दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल फार्मिंग, जो जिसमें एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स कुछ भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देयर बाय कम स्पेस में लार्ज आउटपुट वी कैन टेक. ठीक है. नाउ we'll look into the nanotechnology in agriculture. nanotechnology में हम लोग 3 टॉपिक्स देखेंगे: nano fertilizers, nano pesticides and nano sensors and nano biosensors. ठीक है. Now nano fertilizers, the name itself suggests nano means small. ठीक है. Now this is a product in which essential plant nutrients are encapsulated or coated or delivered as nanoparticles. साइज कितना होगा? 1 to 100 नैनोमीटर्स. बहुत छोटा, माइन्यूट, माइक्रो से भी कम. नैनो सो माइक्रो से भी कम होता है. फॉर कंट्रोल्ड रिलीज एंड टारगेटेड न्यूट्रिएंट डिलीवरी टू द प्लांट्स. ओके. एंड इससे क्या है? द plants can absorb the nutrients immediately and avoid any soil immobilization, thereby wastage can be brought down. So here fertilizers, if you look at the conventional fertilizers, they have low nutrient use efficiency. मतलब आप 100 grams कुछ कोई फर्टिलाइजर डालोगे तो only 30 to 40 grams is utilized by the plant, the rest goes waste. नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का यूज एफिशिएंसी सिर्फ 30 to 40% है. वही फॉस्फोरस का तो और भी कम है, 15 to 20%. पोटेशियम का फिर भी बेटर है, 50 to 60%. But now when it comes to the nano fertilizers, this is higher than what the conventional fertilizers do. So one thing wastage नहीं होता है. Major losses occur due to leaching. Why this is less? Why these figures are so less? This is because of leaching, volatilization, denitrification or sometimes fixation in the soil. पानी के साथ लीच हो जाता है. Okay, volatilize क्योंकि वो हवा मीन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर वो वोलेटिलाइज हो जाता है, मतलब द सॉलिड जो है वो कन्वर्ट्स इनटू वेपर एंड इट एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर.
डीनाइट्रिफिकेशन इमोबिलाइजेशन हो जाता है, या फिर इट समटाइम्स गेट्स फिक्स्ड इन सम कंपाउंड फॉर्म। अगेन कंपाउंड फॉर्म में हो गया तो द प्लांट विल नॉट बी एबल टू एब्सॉर्ब दैट। एलिमेंटल फॉर्म में है तो ओनली देन इट विल बी एबल टू। So nano fertilizers aim to reduce the nutrient loss. First thing, very very important, enhance the nutrient uptake. Losses कम करता है, at the same time it enhances the nutrient uptake, which is important, and it improves the soil health and thereby leads to sustainability. लॉन्ग टर्म हम लोग अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? हायर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट एंड इनपुट कॉस्ट। ऑब्वियसली जहां पे हम लोग अगर 30 to 40% है यहाँ पे नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कन्वेंशनल में, वही हम लोग अगर देखेंगे तो नैनो में 80 to 90% है। तो जहां पे यहाँ पे 200 ग्राम्स देना है फॉर द सेम क्रॉप, यहाँ पे 100 ग्राम्स में काम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा। मिनिमाइज न्यूट्रिएंट लॉसेस बिकॉज उतना बचता ही नहीं है। द प्लांट विल बी एबल टू टेक अप इमीडिएटली। इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल वेस्टेज नहीं होता तो दैट विल नॉट बी एबल टू कंटेमिनेट द एयर वाटर एंड द सॉइल, राइट। वोलेटिलाइजेशन एयर को कंटेमिनेट कर रहा है, लीचिंग वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन एंड फिक्सेशन सॉइल को कंटेमिनेट कर रहा है। ऑल दिस कैन बी अवॉइडेड। It improves soil health, reducing the chemical load and enhances the crop yield and quality. Obviously, अगर crop utilize कर पा रहा है सही से, so that will have an impact on the production, its productivity, right? Ease of storage and transport, very very important. जहाँ पे बड़े बड़े बोरियों में लेके जाते हैं, वहाँ पे इतने छोटे से बॉटल में आ जाता है, okay? And it is very much compatible with the प्रेसिशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इतना कम क्वांटिटी है तो ड्रोन भी लेके जा सकता है, 100 ग्राम ड्रोन लेके जा सकता है, वही 2 किलो ले जाना मतलब कितना मुश्किल है। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। बट कुछ लिमिटेशंस भी है नैनो फर्टिलाइजर्स के, लाइक हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू सच स्मॉल पार्टिकल्स जिसका एफिशिएंसी भी रहे, दैट इज एफिकेसी, एट द सेम टाइम साइज भी कम हो। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट। सो उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए विच इन्वॉल्व्स हाई इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी। लिमिटेड लार्ज स्केल फील्ड ट्रायल्स अवेलेबल। अभी भी ये इतना स्प्रेड नहीं हुआ है इंडिया में, बहुत कम है, क्योंकि वी इंडिया में मोर देन 85% ऑफ द फार्मर्स आर स्टिल स्मॉल एंड मार्जिनल। ओके, उनको समझा के फिर वो यूटिलाइज करवाना, एंड एट द सेम टाइम अगर उन्होंने ओके भी बोल दिया तो उतना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है, इतना प्रोडक्शन कई कुछ जगह पे ही अभी नैनो टेक्नोलॉजी का हो रहा है। नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग आवर फर्टिलाइजर प्लांट्स एक्सेट्रा, इनकॉर्पोरेटिंग दिस टेक्नोलॉजी, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ओके, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हर सभी को ऐसे ही टेक्नोलॉजी अप्रूवल्स नहीं दे सकते, दे हैव टू बी केयरफुल so that the efficacy won't go down. And potential toxicity, क्योंकि अगर 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम सी उससे ज्यादा किया तो that will again impact the atmosphere, so they have to be very very careful because इसका जो पोटेंसी है या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है that would be very very high. सो फार्मर भी जब स्प्रे कर रहा है तो द फार्मर हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहता है। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड इतना केयरफुल रहना चाहिए कि दैट विल नॉट इम्पैक्ट द एनवायरमेंट एज वेल, ठीक है। एंड वी हैव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, इसके जो 2021 में इसमें नैनो फर्टिलाइजर्स को भी इंक्लूड किया गया है, पहले नहीं था, सिर्फ फर्टिलाइजर्स के अलग अलग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स थे। एंड नैनो यूरिया एंड नैनो जिंक बाय इफ्को आर ऑफिशियली अप्रूव्ड अंडर एफसीओ। ऑलरेडी कुछ चीज़ों का अप्रूवल मिल गया है एंड दे आर वर्किंग। ये जो इफ्को है इंडियन फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, एंड एक फर्टिलाइजर कंपनी ही है, एंड दे आर द वंस फर्स्ट in India to come up with nano urea and nano zinc. ठीक है, and there are various research institutes working here like IARA New Delhi and various IARA institutes under the All India Network projects on nanotechnology. इंडिया में कई जगह पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है ICR इंस्टीट्यूट्स ने। ओके, सो क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, फॉर दैट दे हैव कम अप विद दैट। सो वो भी वहाँ पे रिसर्च चल रहे हैं। इफ्को नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो गुजरात में है, ठीक है, वो भी खुद अपना एक रिसर्च विंग बना के वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है।
Now there are various types of nano fertilizers, nano based fertilizer. यहाँ पे nutrients ना nano particle form में होंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे minute, मतलब directly आप डालोगे तो that will be absorbed by the plant. For example, nano zinc, nano iron, nano copper, nano urea, etc. दूसरा है नैनो इनकैप्सुलेटेड फर्टिलाइजर, मतलब ये नैनो मटेरियल एक रहे, ये नैनो पार्टिकल, इसके ऊपर एक कवरिंग होगा. सो व्हेन इट फॉल्स ऑनटू द प्लांट और द सॉइल, स्लोली इट स्लोली ये डिसइंटीग्रेट होगा एक कैप्सूल, and that will release the nanoparticles, thereby the plants will be able to absorb. Okay, nutrients are encapsulated within nanomaterials for slow release. ठीक है. यूरिया coated with polymeric nanoparticles, so ये यूरिया बीच में रहेगा the particle and it would be coated with the nanoparticles. So बहुत छोटा ही रहेगा but very slowly it releases. even इससे भी ज्यादा effective ये रहने वाला है. ठीक है. Nano adsorbed fertilizers, nutrients adsorbed onto nanomaterials like zeolite, clay और carbon nanotubes etc. CNT technology बोलते हैं इसको. ठीक है, ये carbon nanotubes. And here nano zeolite based nitrogen और phosphorus fertilizers. इसमें क्या है, there would be a material, okay, and these nutrients are adsorbed onto it, they're not absorbed. Adsorption means जैसे क्ले कोल होता है, वी यूज कोल फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ना उसमें जाके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोल आज के डेट में बहुत ज्यादा फेशियल पैक्स में यूज होता है, दे से दैट इट एब्जॉर्ब्स द आपके डर्ट को बिल्कुल ले लेता है. हाउ इट डज दैट, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी ओनली. ओके, इट डज नॉट एब्जॉर्ब एक्चुअली. सो व्हेन यू अप्लाई इट ऑन द फेस, जो भी फेस के ऊपर जो डर्ट पार्टिकल्स है दैट गेट्स अटैच टू दैट, मतलब ये पार्ट ऐसे छोटे छोटे जो डर्ट होता है ना वो उस पे ऊपर चिपक जाता है, दैट हैज द टेंडेंसी टू टेक अप दैट. ओके, उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत हाई रहता है कोल का. सो जियोलाइट वो भी एक कार्बन बेस्ड कंपाउंड ही है. सो दीज नैनो पार्टिकल्स विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑनटू दिस एंड दिस विल बी अप्लाइड, एंड वहां से इट मेक्स इट अवेलेबल टू द प्लांट. दैट्स व्हाई नैनो एब्जॉर्ब्ड फर्टिलाइजर्स. ठीक है. Next आता है nano sensors in fertilizers. Now here they are used to detect the nutrient deficiency and release the nutrients accordingly. These are smart nano formulations still under research. अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है. That is, ये सेंसर्स अगर आप अप्लाई करेंगे, इट विल फर्स्ट चेक, नैनो सेंसर्स है इसमें, नैनो फर्टिलाइजर है, ठीक है, अप्लाई टू द सॉइल. नाउ दीज सेंसर्स दे चेक, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी न्यूट्रिएंट भरपूर है, ओके, इट विल चेक एंड इट विल नॉट रिलीज दिस फर्टिलाइजर. ओके, अगर वहीं पे एक नैनो सेंसर है जिसमें फर्टिलाइजर है एंड दे हैव अप्लाइड एंड यहाँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उसको दिख रहा है, इट हैज कैप्चर्ड द डाटा, इट विल रिलीज. ठीक है, एंड दिस वे द वेस्टेज विल नॉट बी देयर. ठीक है, एंड व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड ओनली देन बेस्ड ऑन द ट्रिगर दे विल रिलीज द फर्टिलाइजर. सिंपल, वो सॉइल के हिसाब से काम करता. अभी ये बहुत कम, स्टिल इन रिसर्च मोड चल रहा है. ठीक है, नाउ कुछ एग्जाम, अरे क्या हो गया, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये क्यों आ रहा है, इतनी दूर से कैप्चर कर रहा है. ठीक है, नैनो यूरिया जिसका है नाइट्रोजन, नैनो जिंक जिसका है जिंक, नैनो कॉपर, एंड दीज आर डेवलप्ड बाय, एंड इसके फीचर्स क्या है. ठीक है, बेसिकली मैं एग्जांपल्स देना चाहती हूँ, दीज आर नथिंग बट द एग्जांपल्स दैट आई वांटेड टू गिव यू, कि अभी कितने तरह के ऑलरेडी मार्केट में एंड हाउ दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड हु डेवलप्ड देम. And you can see majority of these nano fertilizers have been developed by IFCO only. ठीक है. Again, if you want to have a comparative analysis of the nano fertilizers with the conventional fertilizers, this would be the best table for you. ठीक, particle size कितना फर्क है, 1 to 100 nanometers and यहाँ पे greater than 1 mm. Okay, controlled or slow, fast or leaching. देखिए 80 to 90% efficiency है, वही आप conventional देखोगे तो 30 to 50%. ठीक है. So quality it's very less, very large quantity required, sorry.
environmental impact low, it is very very high because of pollution and eutrophication. eutrophication भी हम लोग और पढ़ेंगे when we look at water pollution. ठीक है, उसमें करेंगे हम लोग. कॉस्ट बहुत हाई रहता है इनिशियली ऑब्वियसली, बट ओवरऑल इकोनॉमिकल इन लॉन्ग टर्म एक्सपेंसिव ड्यू टू इनएफिशिएंसी. पता नहीं चलता लेकिन बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. ये वन टाइम होता है, ये रिकरिंग होता है. जैसे यहाँ पे 100 रुपीज लगाएंगे तो 100 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल इट विल हेल्प द फार्मर 1 ईयर तक वो काम करेगा. ठीक है ना, यहाँ पे फार्मर को लगेगा 25 रुपीज में ही हो रहा है, लेकिन यही 1 ईयर में उसको 10 बार लगाना पड़ रहा है. सो ओवरऑल 250 रुपीज हो गया है. लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये ज्यादा होता है, उसकी वजह से फार्मर को लगता है कि ये बहुत महंगा है. जहाँ पे 25 रुपीज एक बार लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे एक ही बार में 100 रुपीज लगाना पड़ रहा है. सो दैट वन ऑफ द बेसिक रीजंस कि अभी नैनो फर्टिलाइजर्स का टाइम लगेगा. ओके, नेक्स्ट आता है नैनो पेस्टिसाइड्स. अगेन सिंपलर टर्म्स, जो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है दैट वी विल यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी. वाई अगेन टू एनहांस, जैसे फर्टिलाइजर्स में हम लोग नैनो फर्टिलाइजर्स है, सेम नैनो पेस्टिसाइड्स में है, बट वहां फर्टिलाइजर्स है, यहाँ पेस्टिसाइड्स है. पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा. सी, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, एवरीथिंग ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी. For efficiency, for stability and targeted delivery only प्रेसिशन एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा. ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे बढ़िया है उसका पार्टिकल साइज जो बहुत छोटा है. ठीक है, कंट्रोल्ड रिलीज होता है जितना जरूरत है, बहुत स्लोली स्लोली, सो दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका मिल जाए. टारगेटेड डिलीवरी, जहां पे डालना है वहीं पे जाता है. एनहांस सॉल्युबिलिटी एंड डिस्पर्शन, ये दोनों ही होगा तो क्या होगा, कम, बहुत कम क्वांटिटी में बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएगा. एंड कंपैटिबिलिटी, दैट कैन बी मिक्स्ड विद अदर फर्टिलाइजर्स एंड और बायो एजेंट्स एज वेल. ठीक है, एंड पेस्टिसाइड्स का भी इंडिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है व्हेन इट कम्स टू द नैनो पेस्टिसाइड्स. इसके लिए इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 एंड रूल्स 1971, दैट इज इंसेक्टिसाइड एक्ट रूल्स, उसमें इन्होंने इसको ऐड कर दिया है. along with that फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर फॉर नैनो एग्रोकेमिकल्स, उसमें भी इस 2021 में इस अमेंडमेंट ले आए हैं, सो दैट गवर्नमेंट का परव्यू रहे इनके ऊपर. एंड ICR, IATs, काउंसिल, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल Council of Scientific and Industrial Research, IARA, all these are conducting various researches on these nano pesticides. And सबसे important है उसमें Central Insecticide Board and Registration Committee, which regulates the registration of nano pesticides. And this falls under the Directorate of Plant Protection and Quarantine and Storage, which is under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. ठीक है, एंड नैनो, लेकिन बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. नैनो पेस्टिसाइड्स जो ला रहे हैं मार्केट में, दे शुड बी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन टॉक्सिक टू नॉन टारगेट स्पीशीज, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इनका अगेन हाई रहता है. अवॉइड बायो एक्यूमुलेशन इन फूड चेन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जैसे हम लोग, सॉरी, जैसे इन्होंने अप्लाई किया है फॉर, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा रहता है. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नैनो, फॉर द नैनो टेक्नोलॉजी is the the absorbability by the plants. So for example, एक पालक है, स्पिनैच है, स्पिनैच में फार्मर ने नैनो पेस्टिसाइड्स डाला है, so the plant, the leaves would absorb, and based on which they are able to control the pest, जो भी pest है. ठीक है, and now after the utilization that should degrade naturally, मतलब उसमें उसके remnants नहीं होने चाहिए leaves में, because that is what we are consuming, spinach, right? So अगर वो रहा तो that might lead to bioaccumulation. Now what does this mean? अब spinach है, now that is taken by the directly human beings or some herbivorous animals. Okay, and that since that spinach leaves have the remnants of these chemical that will enter into our body, so slowly that gets accumulated in the food chain. So वो बहुत careful रहना पड़ेगा, that should not lead to that. And it undergo risk assessment before large scale application. उसका risk क्या है,
वो सब उनको करना पड़ेगा. एंड द रिसर्च शुड बी ऑन ग्रीन सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स यूजिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट सो दैट इको फ्रेंडली हो जाए, so that it doesn't harm the atmosphere as well. Now these are the various advantages of nano pesticides. एक तो improved pesticide efficiency because smaller doses में कर रहे हैं, reduce environment pollution. ओके क्योंकि जितना डाल रहे हैं दैट इज कंप्लीटली ऑन द प्लांट इटसेल्फ एंड वेस्टेज नहीं हो रहा है. स्लो एंड सस्टेन्ड रिलीज, लोअर फाइटोटॉक्सिसिटी दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए. enhanced rain fastness, particles adhere better to leaf surface, मतलब immediately it is being taken up by the plants rather than waiting. Okay, improved solubility, पॉसिबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग विद फर्टिलाइजर्स. एंड ये इसमें एक और अच्छी बात है कि जो पेस्टिसाइड्स है नॉर्मली उनको यू कांट कंबाइन विद द फर्टिलाइजर्स एंड अप्लाई, वो अलग अलग ही करना पड़ता है. बट हियर दैट्स नॉट द केस. नैनो पेस्टिसाइड्स हैव द दैट टेंडेंसी दैट दे कैन बी कंबाइंड विद द फर्टिलाइजर्स, देयर बाय दे कैन बी अप्लाइड. एक तो विन विन क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों ही काम हो सकते हैं. देयर बाय द इनपुट जो कॉस्ट है वो उसको वी कैन रिड्यूस दैट. 1 rupee saved is 1 rupee earned. The same thing here. Reduce pesticide resistance in pests due to controlled dosing. Over dosage तो होता नहीं है, so that will reduce the pesticide resistance. आज के डेट में सबसे बड़ी दिक्कत है with these pesticides etc. It is the resistance that is being developed by the insects. For example, mosquitoes. पहले हम लोग नॉर्मली बेगॉन स्प्रे से कुछ भी डाल देते थे, मॉर्टिन या कुछ भी, वो मर जाते थे. आज के डेट में देखो कुछ भी काम नहीं करता है, मतलब नॉर्मल मोड में लगाएंगे तो काम ही नहीं करेगा. मतलब दे आर गेटिंग रेजिस्टेंस, डेवलपिंग रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ओवर डोसेजेस कंटिन्यूअसली. ओके दैट कैन बी अवॉइडेड हियर क्योंकि हम लोग राइट डोसेज डालते हैं, प्रिसाइसली डालते हैं. इट्स नॉट फॉर द एंटायर क्रॉप. अगर फार्मर को लगा कि यही पे है कुछ दिक्कत, सो ही अप्लाई ओनली हियर, सो रेस्ट ऑफ द क्रॉप हिल नॉट अप्लाई, सो देयर बाय डोसेज का प्रॉब्लम खत्म. ठीक है, बट लिमिटेशंस क्या है? हाई प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे प्रॉब्लम, लिमिटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. एक नैनो पेस्टिसाइड को रिलीज करवाना मतलब बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है. ठीक है, पोटेंशियल एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क्स ड्यू टू नैनो पार्टिकल एक्यूमुलेशन. बायो एक्यूमुलेशन का बहुत अभी भी डर है, एंड देर इज इट वी हैव टू, क्योंकि देर इज अ हाई लाइकली चांस की है. इनसफिशिएंट फार्मर अवेयरनेस, ये तो ऑब्वियसली है, जब तक फार्मर अवेयर नहीं होता है, ट्रेनिंग नहीं मिलता है, नॉट बी एबल टू यूज दैट. एंड स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी इश्यूज, क्योंकि ये हो सकता है इनका जो स्टेबिलिटी है वो कम रहे व्हेन इट इज स्टोर्ड फॉर ए ऑन ए लॉन्गर बेसिस. ठीक है, now there are various types again of nano pesticides like the nano fertilizers, like nano encapsulated pesticides, वो capsules में आते हैं, slow release like nano encapsulated silothrin, chlorpyrifos, neem oil, nano emulsion etc. Nano emulsions like oil plus water को जब fat plus water, in simpler terms fat plus water अगर मिक्स करना है तो that will be emulsion. So उसको स्टेबल रखना पड़ता है. So stable dispersion of oil and water phases with nanoparticle droplets of pesticides like your nano emulsion of permethrin, deltamethrin, ये oil based है. Nano suspensions, जहाँ पे पार्टिकल्स इतने सॉलिड पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि लिक्विड में ही दे विल बी सस्पेंडेड. ओके, नैनो जेल्स, नैनो क्ले और सिलिका बेस्ड फॉर्मुलेशंस, मेटालिक नैनो पार्टिकल बेस्ड pesticides etc. Okay, so all these are the various types of nano pesticides जो आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है, इट्स नॉट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, ये डाटा पूरे वर्ल्ड का इकट्ठा किया है विद द हेल्प ऑफ some software, so it is all over the India, it's not that in sorry all over the world. ठीक है, and ये है different kinds of formulations like ये nano neem formulation, nano chlorpyrifos, nano carbonism, examples, different examples of various, अभी तक जो types हमने देखा है ना उसी में different examples है ये. Zinc, silver nanoparticles, nano copper formulations etc. And this is the institute that has developed this exclusively Indian wale items hai. And this is a type of product and this is a target or pest where that this can be sprayed and used. Again self explanatory ही है, ये टेबल मैंने सिर्फ आपके रिवीजन के लिए मैंने दिया है so that you should know what is happening in India. ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारे नैनो सेंसर्स एंड नैनो बायो सेंसर्स. इन सिंपलर टर्म्स, नैनो सेंसर मतलब इट इज अ डिवाइस दैट यूजेस नैनो मटेरियल्स, मतलब बहुत छोटे से पार्टिकल्स, टू डिटेक्ट मेजर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू मेजरेबल सिग्नल्स. फॉर एग्जांपल, एक नैनो सेंसर है, नाउ दैट इज पुट इन द सॉइल. नाउ दिस सेंसर बहुत छोटा सा है, but it is able to detect the moisture content in the soil, so it keeps on sending the signals, okay, to the जो भी वहाँ पे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, दैट it will keep on sending the signals. और वहाँ पे कुछ देर रखने से and after that it can be retrieved, and when it is attached to the hardware it will give the readings. अच्छा, water capacity, water अभी moisture availability है at this hour, minute by minute or hour by hour, उस तरह से. Based on that, whenever it reaches a maximum allowable depletion, the farmer will irrigate. This is very important, useful for irrigation purposes, etc. ठीक है. Now what is nano biosensor? It's a type of nano sensor only, but that uses some biological components in running. Okay, one second. Like your enzymes use कर सकते हैं, कुछ biological components, that is some life, antibodies, DNA या फिर कुछ microorganisms. ठीक है. Actually आज मेरा पेन बहुत तंग कर रहा है. I'm really sorry for this goof up. So ये यूज करके जो सेंसर्स हम लोग लेंगे, बायो सम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, नथिंग बट नैनो बायो सेंसर्स. ठीक है. एंड दे यूटिलाइज नैनो मटेरियल्स लाइक नैनो पार्टिकल्स, नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब, CNT टेक्नोलॉजी. Okay, that is this only. Nano wires or quantum dots to enhance sensitivity, speed and selectivity. ठीक है. इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नैनो सेंसर्स वर्क बाय डिटेक्टिंग चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नैनो मटेरियल्स अपॉन इंटरेक्शन विद द टारगेट मॉलिक्यूल्स. सो हमें डाउट आ रहा है ना किस तरह से वर्क करते हैं. उनका बेसिक प्रिंसिपल है, फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चर के लिए उन्होंने डाला है उसमें, सो दे विल सी कि उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है, उससे सॉल्ट्स भी पता चल जाता है हमें. ओके, उससे वाटर टेंशन भी पता चल जाता है. दे विल अंडरस्टैंड कि टेंशन ज्यादा है मतलब वाटर मॉइस्चर लेवल कम है. ओके, दीज काइंड ऑफ डिफरेंसेस. और या थर्मल टेम्परेचर, जैसे जैसे वाटर कम हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस दे विल एनालाइज एंड अकॉर्डिंगली दे विल गिव द डाटा. ठीक है. मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर जो टेंशन, वाटर टेंशन है वो बढ़ रहा है, एंड इवन दे लुक एट अदर कंपोनेंट्स एज वेल. बेस्ड ऑन दैट they will analyze the data, they will capture the data, and all these indicates that water stress is developing in the soil. That will help them understand कि अच्छा इसमें water content low हो रहा है. Okay, so they use all these electrical, optical, thermal or mechanical properties, and based on that only they will come up with the data. So nano biosensors, a bioreceptor biological element interacts specifically with the target analyte, and this interaction is transduced into measurable signal. It can be electrical, optical, etc. through these nanomaterials. वो किस तरह से वो चेंजेस आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चर की कमी हो रही है, हाउ विल इट इंटरेक्ट? सो पहले तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट रिसेप्टर, वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट उसमें डाला गया है, फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम डाला है. सो इट इज वेरी गुड एट एनालाइजिंग द हाइड्रोफोबिक है वो. ठीक है. नाउ हाइड्रोफोबिक है तो इट रिपेल्स, सॉरी हाइड्रोफिलिक है मतलब इट एब्जॉर्ब्स वाटर. सो इट विल हेल्प. अच्छा, यहाँ वाटर की कमी है, इट इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द वाटर बट इट्स नॉट एबल टू. ओके, सो द सेम सिग्नल इट विल सेंड. वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है. ओके, एंड नाउ दिस वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है करके जो एनालाइट, मतलब उसी में एक पार्ट है दैट इट विल एनालाइज, एंड उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा. ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, रेड लाइट या ग्रीन लाइट. रेड लाइट है मतलब वाटर की कमी है, ग्रीन लाइट है वाटर फुल है. मतलब ऑल दिस एक पूरा, एक तो रिसेप्टर, फिर उसका उसकी वजह से जो टारगेट एनालाइट को वो सिग्नल भेजता है, एंड दिस एनालाइट विल हेल्प इन ट्रांसड्यूसिंग जो मटेरियल है, दैट व्हाट इट विल रीड द दैट सिग्नल. ओके, एंड it provides the converts that into readable signal by the farmer. Simpler. ठीक है.
व्हाट आर एडवांटेजेस? एक तो हाई सेंसिटिविटी एंड सेलेक्टिविटी, मतलब थोड़ा सा भी माइनर टू माइनर चेंजेस आल्सो दैट विल डिटेक्ट। ओके। रैपिड एंड रियल टाइम डिटेक्शन, बहुत जल्दी जल्दी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगा रहा है। मिनिएचराइज एंड पोर्टेबल डिवाइसेस, बहुत इजी होते, छोटे छोटे डिवाइसेस होते, बहुत आराम से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। रेडियोस सैंपल रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि लार्ज एरियाज चाहिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि कुछ हमें डिस्टर्ब करना पड़ रहा है सॉइल को एंड देन टेस्टिंग, नो। लीफ का भी कुछ टेस्टिंग करना है तो सिंपल, वो लीफ का अटैच भी करेंगे तो पूरा डाटा आ जाएगा, ऐसा नहीं कि लीफ तोड़ना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव वेस में नहीं होता है। ठीक है। लो एनर्जी कंजम्पशन, ज्यादा बैटरी भी नहीं लगता है उसमें पावर। इंटीग्रेशन विद वायरलेस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम्स, बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। एंड प्रेसिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है। लिमिटेशन है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस, एंड इसके लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी फटाफट कर सकता है। दे शुड अंडरस्टैंड, कैलिब्रेट करना पड़ता है पहले तो, क्योंकि हमें फार्मर ने बोला कि जब सॉइल में 100 पर एरिया स्क्वायर मीटर, ओके, इतना वाटर होगा तब मुझे एक सिग्नल देना कि सो दैट दिस टाइम ये मैड है उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए, फॉर एग्जाम्पल। सो एट दैट टाइम द फार्मर हैज टू इरिगेट। सो ये कैलिब्रेट करना भी इंपॉर्टेंट है ना, कि वो कैलिब्रेशन डालेगा ओनली देन बाय द वंस इट रीचेस दैट वाटर लेवल, इमीडिएटली इट सेंड्स अ सिग्नल, रेड लाइट भेजता है। फॉर दैट कैलिब्रेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? फॉर दैट अगेन टेक्नोलॉजी नॉलेज होना चाहिए। पोटेंशियल टॉक्सिसिटी, समटाइम्स जैसे क्वांटम डॉट्स यूज करते हैं, ये डॉट्स की तरह ही होता है, लेकिन बहुत ही अच्छे से उसमें कैप्चर कर लेता है डाटा को। ठीक है। बट कई बार ये क्रॉप्स के लिए सॉइल में डाला तो कैडमियम अगेन इट माइट बी पॉइजनस टू द प्लांट्स, सो पोटेंशियल टॉक्सिसिटी कैन हैपन। सो उस तरह के मटेरियल्स, मतलब कौन से मटेरियल कहाँ पे यूज करना है, that should be taken care of. Need for standardized testing and regulation, जो आज के डेट में थोड़ा सा कम है। एंड लिमिटेड लार्ज स्केल फील्ड वैलिडेशन, अभी तक हम लोग ये लैब्स में ही कर रहे हैं, अभी तक ओपन फील्ड्स में ज्यादा नहीं हुआ है इस पे काम, बहुत कम हुआ है, जैसे वीड्स के लिए, सॉइल मॉइस्चर के लिए हुआ है, एंड दी सेंसर्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। बट बाकी और भी कई सारी चीजें होते हैं एग्रीकल्चर में, फॉर दैट स्टिल it's not done. And if you look at the regulatory एंड रिसर्च फ्रेमवर्क, ज्यादा कुछ अभी तक बना नहीं है इनके ऊपर, बट स्टिल देर आर वेरियस। ICAR का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर में जो है, IARA है, IITs एंड CSIR labs, IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे, खड़गपुर, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस बायोसेंसर्स। एंड ICR नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये भी नैनो सेंसस के ऊपर काम कर रहा है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो नैनो मिशन चल रहा है, अंडर दैट आल्सो फोकस इज बीइंग मेड ऑन द नैनो सेंसस। ठीक है। नो एज आई सेड, मैकेनिज्म प्रिंसिपल हमने देख लिया, द सेम थिंग। एक तो रिकॉग्निशन बायो रिसेप्टर या रिसेप्टर की वजह से, उसके बाद वो सिग्नल भेजता है, दैट वुड बी रेड बाय द target analyte, and after that the signal is transducted. Okay. See, this reaction causes a change in the electron flow, current or potential that will help in the signal जो भी output दे रहा है। ठीक है। that will, there the nano material is important, and the signal output based on the analyte किस तरह का signal दे रहा है, based on the data that is transduced। ठीक है। सो ये हो गया हमारा mechanism of working, and these are the components of the same thing that we have done। उसी में बायो रिसेप्टर, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल प्रोसेसर एंड डिस्प्ले यूनिट, ये चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेंसर्स में। एंड दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर्स, लाइक फिजिकल नैनो सेंसर्स, फिजिकली वहां पे होते हैं, केमिकल वाले होते हैं, बायोलॉजिकल नैनो दैट इज बायो सेंसर्स होते हैं, ऑप्टिकल नैनो सेंसर्स, जनरली ये हम लोग क्वांटम डॉट में या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जहाँ पे यूज होते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल नैनो सेंसर्स, ये इलेक्ट्रिकल चेंज जो डिटेक्ट करते हैं ना, और उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन और या फिर डाटा कलेक्शन होता है, देयर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल नैनो सेंसर्स कैन बी यूज्ड। मेजरली वोल्टेज चेंज या फिर इलेक्ट्रिसिटी पासेज उसमें चेंज होता है तो इमीडिएटली दे विल
work. And these are the various types based on the transduction mechanism. ट्रांजैक्शन वही है जो डाटा इन्होंने इंफॉर्मेशन लिया है, दैट इंफॉर्मेशन दे विल बी ट्रांसड्यूसिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन। अगर हम मैं बोलूंगी यहाँ पे इतना वोल्ट्स की कमी हो रही है, इतना वोल्ट्स का डिफरेंस हो रहा है, हाउ विल वी नो? द फार्मर डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, he'll only see green light red light, accordingly he'll take action. That transaction, the translation कौन करेगा? That would be done by this transaction mechanism only. मतलब ये जो भी रीडिंग्स हो रहे हैं वो रीडेबल इसमें वो करेगा ये। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो हियर इलेक्ट्रोकेमिकल नैनो बायोसेंसर्स, उसमें ट्रांसडक्शन होता है, दे विल मेजर द चेंज इन करंट एंड वोल्टेज, बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव द रिजल्ट। लाइक ग्लूकोज बायोसेंसर यूजिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स, मतलब ग्लूकोज है या नहीं उसमें, कैसे पता चलेगा? दे विल गिव सम, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बिल्कुल एग्जाम्पल दे रही हूँ, बायोसेंसर्स मतलब ऐसे ही नहीं होता है करके। देर माइट बी समथिंग कलर चेंज बेस्ड ऑन द, वो पीछे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, आई एम ओनली लुकिंग एट द कलर चेंज। अच्छा ब्लू हो रहा है मतलब इसका इसमें ग्लूकोज है, पिंक है मतलब इसका इसमें ग्लूकोज नहीं है, सिंपल डिडक्शन, मुझे इतना ही है। मतलब ये लेमैन के लिए भी बहुत आराम से कर सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म ओनली। ओके, ऑप्टिकल बायोसेंसर, दे डिटेक्ट द लाइट और एब्जॉर्प्शन, लाइट के बेसिस पे वो आउटपुट देगा। piezoelectric nanobiosensors measures change in mass or vibration, based on that पैथोजन डिटेक्शन होता है, कौन सा पैथोजन है उसमें। थर्मल नैनोबायो सेंसर, दैट इज टेम्परेचर के बेसिस पे, एंजाइम बेस्ड, एंजाइम से वो टेम्परेचर चेंज, मतलब एंजाइम्स होंगे तो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, उससे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, दैट विल हेल्प इन ट्रांसड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो particles that will help in signal transduction. ठीक है, and these are the nanomaterials that can be used in various nanosensors like gold nanoparticles, silver, carbon, graphene, quantum dots, magnetic nanoparticles, जो अभी हमने किया है the same thing. okay, कौन से particles है? ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ज्यादा कुछ इसमें नहीं है टू एक्सप्लेन। एंड दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द नैनो सेंसर्स एंड नैनो बायोसेंसर्स इन एग्रीकल्चर विच इज ऑफ आर कंसर्न। लाइक सॉइल न्यूट्रिएंट मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड रेसिड्यू डिटेक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज बीइंग यूज्ड बाय these certification agencies and बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से यूज़ करते हैं। पैथोजन डिटेक्शन, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग कि उसमें कुछ हैवी मेटल से टॉक्सिन्स नहीं है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ओके क्या क्या उसमें पोल्यूटेंट्स हैं, प्रेसिशन एग्रीकल्चर टू डिटेक्ट द क्रॉप स्ट्रेस एक्सेट्रा, देयर बाय एक्शन कैन बी टेकन। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इट डिटेक्ट्स द एथिलीन गैस, देयर बाय अंडरस्टैंड कि कितना फ्रेश है और कितने देर तक वो फ्रेश रह सकता है। okay, so these are the various applications and these are the examples of nano sensors and nano biosensors। मतलब CNT बेस्ड है तो किसने डेवलप किया है, एप्लीकेशन कहाँ पे है, एंड व्हाट इज द नैनो मटेरियल दैट इज यूज, जो अभी तक हमने किया है उसी के बेसिस पे एग्जांपल्स है जो डेवलप किया है मार्केट में। ठीक है, अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड, जिसमें हमने देखा है कि एक बार फिर से हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स देखा, आफ्टर दैट वी हैव लुक्ड इनटू द नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, yes, now the forum is open for your queries, questions, etc. yes, I know थोड़ा सा हेवी है सब्जेक्ट, बट एक बार आप फिर से रिवाइज करोगे तो इट वुड बी वेरी इजी। यस, yes, now the forum is open for your queries, questions, comments. No questions?
यस पर्टिन क्योंकि अभी तक इसमें ज्यादा कुछ ट्रेनिंग या फिर अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं हुआ है. इवन इफ दैट इज डन, सिर्फ नैनो यूरिया एंड नैनो कॉपर ऐसे या जिंक, ऐसे 2-3 आइटम्स है, उसी में वर्क हुआ है टिल नाउ. ओके. आई नो ए स्टूडेंट जो मेरा ही स्टूडेंट है, वो अभी एज एन एडीओ ही काम कर रहा है. नॉट गुजरात में या फिर यूपी में, आई डोंट रिमेम्बर द स्टेट. सो एक बार ऐसे ही उससे बात हो रही थी. उनको भी मतलब उन्हीं के गुजरात में, आई थिंक यस दैट्स व्हाट ही सेड. सो उन्हीं के स्टेट में ये इफको का हो रहा है, तो बहुत ज्यादा वहां पे है. फिर भी इनके पास उतना नॉलेज नहीं है कि नुआंसेस आई शुड से दैट दे कैन कन्वे टू द फार्मर्स. सो अभी भी इसमें बहुत कुछ चल रहा है. दैट्स व्हाट आई सेड. इवन आईसीआर के कई सारे इंस्टीट्यूट्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स में ये इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट स्टिल उस तरह का हमारे पास मैन पावर नहीं है, स्किल्ड मैन फोर जैसे होता है ना, वो नहीं है हमारे पास. सो स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग. एंड यस एडीओ के लिए भी थोड़ा सा, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी डिफिकल्ट ही रहेगा. देखिए पहले तो एमसीक्यूज में इसका रहेगा. ओके. यस, अगर क्वेश्चन पूछा गया ना जो डिस्क्रिप्टिव में है, दे कैन आस्क यू व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में, उसके इम्पैक्ट क्या है, यूजेस क्या है, उस तरह से दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन. दैट्स द रीजन मैं हर चीज आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए. इसलिए मेनी ए टाइम्स यू माइट फील कि स्लाइड्स आर लोडेड विथ कंटेंट, बट इफ आई डोंट डू दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल when it comes to descriptive questions. ठीक है. सो कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते, क्योंकि ये टॉपिक्स भी नए हैं. एंड इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द लेटेस्ट जो एडेड मटेरियल है. ओके. जो नए टॉपिक्स है ना, उसमें से क्वेश्चंस मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए एग्जाम में. यस. यस, होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेरी. कुछ और है तो पूछ लीजिए. नो. ओके, नो प्रॉब्लम. मैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो हूँ ही. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. कुछ डाउट्स है तो. ओके. सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप टुडे सेशन. विल मीट ऑन मंडे. कल क्लास नहीं होगा, मंडे के दिन हम लोग मिलेंगे. ओके. एंड ये टॉपिक तो हो गया. नेक्स्ट टाइम प्लानिंग टू टेक अप वाटरशेड. वाटरशेड का सोच रही हूँ मैं लूँ. जो वाटरशेड, इरिगेशन क्वालिटी, जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स ना जल्दी जल्दी करेंगे तो वी कैन फोकस मोर ऑन द अदर्स. एक एक टॉपिक वाइज जाएंगे. पहले एग्रोनॉमी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन टू द अदर्स सो दैट कुछ मिस आउट ना हो. एंड मीनवाइल आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू द अर्लियर क्लासेस. अगर उस कंटेंट में भी कहीं पे भी आपको डाउट है एंड कुछ आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे मुझे थोड़ा फोकस करना है, तो वी कैन हैव दैट क्लासेस में ही 5 to 10 मिनट्स उसमें भी डिस्कस कर लेंगे तो आपके वो इजी हो जाएगा. गुड गर्ल. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम दैट मेनी स्टूडेंट्स फेस, क्योंकि ये कंटेंट रिच वाला टॉपिक है, मतलब फैक्चुअल डाटा ज्यादा है, फैक्चुअल फैक्ट्स. सो इसमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा और कुछ नहीं. ठीक है. एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन्स विल हेल्प यू टू रिमेम्बर. एंड ट्राई टू रीड इट, व्हेन यू डू दैट ट्राई टू रीड इट एज अ स्टोरी. मैं उसी तरह से मैं समझाती हूँ कि एक स्टोरी की तरह नॉर्मल, उस तरह से आप भी उसी तरह से याद करने की कोशिश कीजिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके. क्या हो गया? कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया, कैचमेंट वाटरशेड में आता है, बट अदरवाइज ऑल दीज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अंडर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इफ यू रिमेंबर.
इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई थिंक वाटर शेड भी मैंने थोड़ी बहुत वहां पे किया है, बट ओके, मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एक क्लास ले लूंगी, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पुराना वाला कंटेंट एक बार देख लीजिए, देख के यू विल अंडरस्टैंड हमने बहुत कवर किया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर, जितना हो सकता है उसी में कवर करूं, बट स्टिल इफ यू फील रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो सी यू ऑल मंडे देन, टेक केयर, बाय बाय।